तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ही हो गए। इसमें कल से आप लोगों की जो क्लासेज हैं, यानी जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, यानी कि जो जीएस की आपकी क्लासेज हैं वो कल से शुरुआत उनकी हो जाएगी। और हम लोग इस जो वीक है, नेक्स्ट जो वीक है कल से मतलब फ्राइडे सैटरडे तक, वहाँ तक मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि 2-3 क्लासेज जीएस और उसके बाद 1-2 क्लासेज हिंदी और एक आध क्लास परीक्षा वाणी की। फिलहाल हम इस रूटीन से चलेंगे और ये सभी एग्जामों को कवर करता है। ये मत सोचना कि फॉरेस्ट गार्ड अलग और पटवारी लेखपाल अलग या इस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस कॉमन है। कॉमन चीज़ें आती हैं एग्जाम में, मैं आपको बता दूंगा कि आपको पढ़ना है, कैसे करना है उस चीज़ को डील। और आज जो है आपकी वो लोअर पीसीएस मेंस, आरओ एआरओ मेंस और साथ ही साथ आपका वनडे एग्जाम में यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, वन लाइनर, यानी ये टॉपिक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसको मेंस की दृष्टि से पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेना। कैसे इसको लिखना है, कैसे इसको डील करना है, आप लोग इसको मतलब आपको बताता हूं और आपको बता देना कि ये समझ आया या नहीं आया, वरना मैं मेंस का ये वाला पोर्शन छोड़ के नॉर्मल ही वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। और ये मतलब जो आपका टॉपिक है ये आपका 50 नंबर के अंदर उसने जो सिलेबस दिया है हिंदी ड्राफ्टिंग वाला, सेकंड पेपर में लोअर पीसीएस, और जो आपका आरओ एआरओ का मेंस होगा सचिवालय लोक सेवा आयोग वाला का, उसके सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। और वहां भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सरकारी या शासकीय पत्र, ठीक है। और इसमें देखो क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकते हैं, सरकारी या इसी को बोलते हैं शासकीय पत्र, शासकीय पत्र बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये होता क्या है सरकारी या शासकीय पत्र, हमने ये देखना है। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, ठीक। आप लिखिए सरकारी या शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। क्वेश्चन लिख लीजिए सरकारी या शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसका एक प्रारूप बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे पूछ सकता है, या दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आप किसी विभाग में इस पद पे कार्यरत हैं, आप इस व्यक्ति को या इस मतलब पद को एक पत्र लिखिए और उसको इस चीज के समस्या से अवगत कराइए अपने स्तर से, ठीक है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं उसको पूरे को कैसे आपके क्वेश्चन को डील करना है, ठीक। सबसे पहले आता है सरकारी या शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना। आप लोग जब क्वेश्चन आपका ये दिखता है सरकारी या शासकीय पत्र, आप लोग हेडिंग डालेंगे और हेडिंग डालते ही आप लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे सरकारी या शासकीय पत्र हेडिंग डालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पेपर में, उसका उत्तर लिखोगे और सीधे ऐसे सरकारी या शासकीय पत्र लिखोगे, पूरा लिखना है आपको। मैं इसमें महत्व क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और आपको अगर पूछता है डायरेक्टली कि सरकारी या शासकीय पत्र किसे कहते हैं, महत्व और विशेषताएं नहीं पूछी उसने, लेकिन मैं महत्व और विशेषताएं लिखा रहा हूं। आपको महत्व और विशेषताएं हेडिंग न डालते हुए उन पॉइंट्स को उसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, यानी उसकी डेफिनेशन के बाद जो थोड़ा सा एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे इस प्रकार से उसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सरकारी या शासकीय पत्र क्या होते हैं, तो सीधे सीधे लिखिए वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं, वे पत्र, ऐसे पत्र या वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से किसी दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं, ठीक है, दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं, तथा जिसमें सरकार के कंप्लीटली लिखना है, ठीक है। वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार के मतलब एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार के किसी निर्णय समस्या समाधान व नीति निर्धारण से संबंधित विषय वस्तु होती है, सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या बना, वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या का समाधान, ठीक है, वह नीति निर्धारण जैसे विषय वस्तु समाहित हो, सरकारी पत्र कहलाते हैं, ठीक। इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद फुल स्टॉप करके लिखो, ये एक निश्चित ढांचे में ढले होते हैं, एक प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एक निश्चित ढांचे में ढले होते हैं तथा इनकी विषय वस्तु यानी जो इसका मैटर होगा तथा इनकी विषय वस्तु तथ्यपरक यानी फैक्ट बेस्ड होगी, यानी स्पष्ट होगी, तथ्यपरक, स्पष्ट व सर्वथा शुद्ध होती है,
शुद्ध होती है। ये बना आपका शासकीय पत्र या सरकारी पत्र की डेफिनेशन। तो आप पेपर में लिखने बैठे, आपने सरकारी या शासकीय पत्र लिखा, आपने लिखा सरकार के ऐसे पत्र जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या समाधान व नीति निर्धारण जैसे विषय वस्तु समाहित हों, सरकारी पत्र कहलाते हैं। ये पत्र एक निश्चित ढांचे में ढले होते हैं तथा इनकी विषय वस्तु होती है वो तथ्यपरक, स्पष्ट व सर्वथा क्या होती है, शुद्ध होती है। क्या कहलाते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपका 50 नंबर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर उसने 5-6 टॉपिक दिए हैं, सरकारी या शासकीय पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय ज्ञाप, इसके अलावा टिप्पणी वगैरह दी है, वो हम सब चीज उसको देख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब इसके जैसे आपने इसकी डेफिनेशन को कंप्लीट किया, अब इसका सबसे पहले आता महत्व, यानी इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब पेपर में आपको महत्व हेडिंग नहीं डालना, आपने क्या किया, पूरा लिखा आपने इस प्रकार से कि वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या, यानी उस लेटर में कोई ना कोई डिसीजन सरकार ने लिया होगा, कोई प्रॉब्लम शेयर की होगी जो सरकार की, या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया होगा, या कोई पॉलिसी मेकिंग के बारे में उसमें उस लेटर में होगा, तो ऐसे सब्जेक्ट उसमें होगा, तो वो विषय वस्तु होती है तथा एक निश्चित स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर उसका फॉर्मेट होगा और उसमें जो तथ्यपरक होगा यानी फैक्ट बेस्ड होगा, यानी कि राम कहानी घुमा फिरा के उसमें सब लिखी है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और वो क्या होगी, अपने आप में स्पष्ट होगी, वह सर्वथा क्या होती है, शुद्ध होती है। इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसका महत्व जैसे आपने ये लिखा, सपोज पेपर में आपका क्वेश्चन आता है उसके अंदर महत्व से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। महत्व से क्वेश्चन न देने का क्या मतलब होता है, आपको ऐसा नहीं कि महत्व नहीं दिया तो हम नहीं लिखेंगे, आपने एंड किया, आपका पैरा खत्म हुआ तो आप थोड़ा सा जैसे यहाँ पे एंड हुआ इधर से जैसा लिखना शुरू करोगे, पॉइंट वाइज न भी लिखो तो आपको इस प्रकार से इसको लिखना है। पहला महत्व, समस्त सरकारी क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। तो सीधे सीधे लिखो, समस्त सरकारी क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। पहला पॉइंट लिखना है, समस्त सरकारी क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। समस्त सरकारी क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। ठीक है, पहला लिखोगे, समस्त सरकारी क्रियाकलापों के, सरकारी क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज, समस्त सरकारी क्रियाकलापों के प्राथमिक आधार होते हैं। कौन, सरकारी पत्र। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार के जो भी एक्टिविटीज होते हैं, जहां भी किसी जिले में कोई काम हो रहा तो उसका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र उसके लिए जारी किया गया है, तो उससे सरकारी जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके प्राथमिक आधार वही बेस है, उसी लेटर के बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, इन्हें वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, यानी इन्हें फ्यूचर में या कभी भी वैधानिक मतलब जो एक लीगल एक प्रूफ होता है। ठीक है, वैधानिक प्रमाण स्वरूप यानी आपने कोई काम किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होगा, यानी कोई ना कोई प्रूफ होगा, तो वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। लिखो, इन्हें वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, वैधानिक प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, किनका, सरकारी पत्र का। तीसरा इसके अंदर आपको लिखना है, भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण का कार्य करते हैं। लेखिकी अनुरक्षण का मतलब मूल आधार होते हैं। भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण हेतु प्रयोग होते हैं। लेखिकी अनुरक्षण हेतु प्रयोग होते हैं, यानी एक रिकॉर्ड है हमारे पास कि हमने जो काम किया है, हमारा जो अकाउंट्स है, लेखिकी अनुरक्षण एक प्रूफ है कि इसके आधार पे हमने क्या किया है, काम किया है। तो भविष्य के संदर्भ में लेखिकी अनुरक्षण के हेतु क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो लेटर होते हैं बहुत विस्तृत यानी बहुत बड़े व प्रचलित, फेमस होते हैं। ठीक है, बहुत विस्तृत व प्रचलित होते हैं, बहुत विस्तृत व प्रचलित होते हैं। अगला पॉइंट लिखना है। ठीक है, और अंतिम पॉइंट इसका लिखना है, दस्तावेजी कारण इसी के माध्यम से संभव होता है। दस्तावेजी कारण इसी से संभव होता है, इसी से संभव होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपने इसके महत्व, दस्तावेजी मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट पे मतलब मूवमेंट होता है, जो दस्तावेज रखे जाते हैं, इन्हीं लेटर के बेस पे रखे जाते हैं। आपके पास एक लेटर आया, उसमें आपको सरकार ने निर्देश दिए, उसी के आधार पे आपने कोई एक्टिविटीज की, यानी प्राथमिक आधार होते हैं आपके क्रियाकलापों के। आपने फ्यूचर में किसी को बताना है कि हमने ये चीज की, तो क्योंकि आपके पास ये वैधानिक प्रमाण के रूप में रख सकते हैं कि सरकार का निर्देश था, ये बताया गया था, इसीलिए हम इसको रख रहे हैं। इसमें जो विषय होता है, इसकी जो विषय वस्तु होती है, फ्यूचर में लेखिकी
तथ्य की अनुरक्षण का कार्य करती है, यानी एक प्रकार का रिकॉर्ड हमने रखा है कि ये ऐसा हुआ था। साथ ही बहुत विस्तृत व प्रचलित लेटर होते हैं और दस्तावेजी कारण इसी से क्या होता है, संभव होता है। तो सिंपल सी बात है, सरकारी या शासकीय पत्र किसे कहते हैं? आपने आया वे पत्र जो सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाते हैं तथा जिसमें सरकार की किसी नीति निर्माण, समस्या समाधान व कोई इस प्रकार की विषय वस्तु होती है जिसको सरकारी पत्र कहते हैं। तथा ये क्या करते हैं, एक निश्चित ढांचे में ढले होते हैं, इनकी भाषा स्पष्ट होती है, ये सर्वथा शुद्ध होती है, तथ्यपरक होती है, ये सब सरकारी पत्र कहलाते हैं। अब आपने कहा कि सर महत्व तो पूछा ही नहीं था, लिखें ना लिखें। जैसे आपने उसको एंड किया, आपको एक पॉइंट याद है तो पॉइंट डाल दीजिए। आप लिख सकते हैं कि समस्त सरकारी क्रियाकलापों के माध्यम से इनको प्रयोग किया जाता है और भविष्य में ये दस्तावेजी कारण इन्हीं से संभव होता है। ये बहुत विस्तृत व प्रचलित पत्र होते हैं, साथ ही साथ वैधानिक प्रमाण स्वरूप इनको प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको महत्व आप जानते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी आपने इस प्रकार से चीजें उसको पूरा सजो के लिख दिया और इतने बढ़िया तरीके से लिख दिया, कहीं आपका एग्जामिनर ही खुद बेहोश ना हो जाए आपकी स्किल को पकड़ के। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के इसके महत्व को समझ में आया। अब इसी के बाद इसकी क्या लिखोगे आप लोग, पॉइंट विशेषताएं। तो तुरंत हेडिंग डाल लीजिए विशेषताएं। ठीक है, और ये सब के सब आपको 50 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम लगभग 2 पेजों में सरकारी पत्र और 1 पेज में उसका प्रारूप। इतना, और जितना स्पष्ट लिखोगे, हिंदी में गलती मत करना, ये मतलब अशुद्ध लिखने की। ठीक है, विशेषताएं, अशुद्धि से बचना, वहां जितना जो शब्द नहीं आता होगा उसको लिखना ही मत, बस अशुद्धि मत करना। ठीक है, इसकी जो विशेषताएं होती है, पहली जो इसकी विशेषता है आप लोग लिख लीजिए, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु, सदैव सरकारी प्रयोजन मतलब पर्पज। ठीक है, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु, सदैव सरकारी प्रयोजन हेतु विनियोजित किए जाते हैं। रेगुलेट, विनियोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये सीधे रट के जाना है, आपको एग्जाम में रट के जाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे रट जाना है। यानी ये क्या होता है, इन लेटर की एक विशेषता है कि हमेशा सरकारी प्रयोजन यानी गवर्नमेंटल पर्पज हेतु क्या किया जाता है, रेगुलेट किए जाते हैं। यानी ये जो पत्र होते हैं, आप सरकारी या शासकीय पत्र सरकारी काम के लिए ही निकालोगे, अन्यथा नहीं निकालोगे। तो पहला आपने लिखना है सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु, यानी गवर्नमेंटल पर्पज के लिए आप क्या करोगे, इसको रेगुलेट यानी विनियोजित किए जाते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट इसका यही है कि ये सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु ही इनका क्या होता है, विनियोजन होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, उच्च से निम्न को तथा निम्न से उच्च दोनों ओर प्रेषित होते हैं। यानी अभी समझाता हूं, उच्च से निम्न को पूरा लिखना आप लोग। ठीक है, तथा निम्न से उच्च, निम्न से उच्च अर्थात दोनों दिशाओं में प्रेषित होते हैं। अर्थात दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, प्रेषित होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, कोई ऊपर के पद पे बैठा है, जैसे सपोज सचिव है, ये उच्च पद पे बैठा है, इसने किसको भेज दिया, जिलाधिकारी डीएम को भेज दिया, ये उच्च से निम्न हो गया। या कोई जिलाधिकारी है, इसने किसको भेज दिया, डीएम सचिव को भेज दिया किसी विभाग के, यानी निम्न से उच्च। अर्थात सचिव टू डीएम या डीएम टू सचिव, बोथ डायरेक्शन में ऐसे लेटर जा सकते हैं। कहने का मतलब है, दूसरा इसका ये पॉइंट है, उच्च से निम्न तथा निम्न से उच्च दोनों ही दिशाओं में इन लेटर्स को आप क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए, सदैव पद से पद को प्रेषित किए जाएंगे। ठीक है, सदैव पद से पद को प्रेषित किए जाएंगे। थर्ड लिखो, सदैव पद से पद को प्रेषित किए जाते हैं, पद से पद को प्रेषित किए जाते हैं। इसका क्या मतलब होता है, हमेशा देखना पद पे बैठे व्यक्ति को भेजा जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, अब वहां मत दिखाना सचिव डीएम, ये तो आपको समझाने के लिए किया, आपके सिर्फ पॉइंट ये है, पहला दूसरा तीसरा। सदैव पद से पद का मतलब, जैसे कोई पद है, सेक्रेटरी कोई पोस्ट होती है, सचिव एक पद है, सचिव ने किसको भेज दिया, दूसरे सचिव को भेज दिया, यानी पद से पद को, या सचिव ने किसी डीएम को भेज दिया, या किसी डीएम ने दूसरे डीएम को भेज दिया। यानी आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं पदों से पद को जा रहा है, या सचिव टी डीएम चला गया, तो पद से पद को भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि पद से व्यक्ति को भेजा जाएगा, इस प्रकार से नहीं होगा कि पद से यहां पता लगा सेवा में यहां से सचिव लिख रहे हैं, सचिव लेटर लिख रहे हैं, और सेवा में मोहन सिंह लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पद ही, यानी कोई ना कोई प्रॉपर पद होगी, पोस्ट होगी, वहीं पे ये लेटर क्या होगा, सेंड किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा, इसको मैं लिस्ट करता हूं, सदैव पद से पद को ये लेटर क्या किए जाते हैं, प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने, सदैव सरकारी प्रयोजनों हेतु विनियोजित किए जाते हैं।
दूसरा आपने इसमें पॉइंट लिखा कि ये उच्च से निम्न और निम्न से उच्च को भेजे जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखा आपने सदैव पद से पद को इसको क्या किया जाता है, प्रेषित किया जाता है। चौथा पॉइंट लिखना है आपको राजभाषा में ही लिखे जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखने हैं, राजभाषा में लिखे जाते हैं, राजभाषा में लिखे जाते हैं। यानी जो भी आपकी स्टेट की आपकी राजभाषा होगी उसी में इसको लिखा जाएगा। सरकारी पत्र राजभाषा में लिखे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना है आपको पांचवा, इनकी शैली यानी किस शैली होता है, अन्य पुरुष होती है। शैली कैसी होती है, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, जैसे आपका अन्य पुरुष, जैसे मैं हूं, मैं कौन सा हुआ, प्रथम पुरुष। जो बोल रहा है प्रथम, जैसे आप मेरे सामने, आपका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है तो आप द्वितीय पुरुष यानी मध्यम तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। उनको, उनका, वे यानी उन, इन्होंने, मतलब हटके, हम दोनों से हटके जो होगा वो तीसरी शैली होती है। तो ध्यान रखना सरकारी पत्र हमेशा कैसे लिखे जाते हैं, इसकी जो शैली होती है वो कौन सी पुरुष होती है, अन्य पुरुष होती है। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला लिखो, पत्र की आत्मा पूर्ण होती है। पत्र में आत्मा पूर्णता होती है, आत्मा पूर्णता होती है। यानी कहीं ना कहीं वो जो लेटर होगा कंप्लीट होगा, कंप्लीट उसमें चीजें बताई गई होंगी। एक प्रकार से उस लेटर को पढ़ के आपको समझ आ जाएगा कि ये लेटर आखिरकार क्या है, इसकी आत्मा पूर्णता होती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिखना है आपको, मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत होता है। मूल लेख सर्वाधिक विस्तृत होता है। ये था आप लोगों का सरकारी पत्र, उसका महत्व और उसकी क्या होती हैं, विशेषताएं जो होती हैं वो इतने प्रकार की थी कि ये राजभाषा में लिखे जाते हैं, इनकी शैली अन्य पुरुष होती है, पत्र में आत्मा पूर्णता होती है, मूल लेख सर्वाधिक, जो मेन जो लेटर में लिखा होगा मूल लेख वो सर्वाधिक विस्तृत होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया सरकारी पत्र क्या होते हैं, आपको पूरी डेफिनेशन आई, आपसे उसका महत्व वाले पॉइंट है आपके ध्यान है, आपको विशेषताएं वाले ध्यान है। आपको जरूरी नहीं है कि वहां महत्व और विशेषताएं लिखो। ठीक है, इनकी आप जैसे आपने उसकी डेफिनेशन कंप्लीट की, उसके बारे में आप लोग अलग से लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और अगर 50 नंबर का आता है तो आप इसके महत्व विशेषताओं को भी लिख सकते हैं, भले ही आप इसको एक मतलब लाइन में वैसे लिखो जैसे राजभाषा में लिखे जाते हैं, जैसे मतलब लाइन बना के। ठीक है, राजभाषा में लिखे जाते हैं तथा इनकी शैली अन्य पुरुष होती है। ये पत्र, इन पत्रों की आत्मा पूर्णता होती है, वो इनमें लेख विस्तृत होता है। इस प्रकार से पूरी एक लाइन बना के आपको क्या करना है, लिखना होगा। ठीक है, ये था आपका सरकारी या शासकीय पत्र की डेफिनेशन। हेडिंग डालो सरकारी या शासकीय पत्र का प्रारूप, हेडिंग डाल लीजिए प्रारूप का क्या लिखना है, प्रारूप लिखना है। ठीक है, तो प्रारूप हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, और प्रारूप के तहत हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में आता है कि सरकारी या शासकीय पत्र का एक प्रारूप बनाइए, तो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। तो हम लोग प्रारूप देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा लिखूंगा क्योंकि इसमें स्पेस की जो प्रॉब्लम आ जाती है बोर्ड में, और स्पष्ट लिखना है। ठीक है, शुद्ध और स्पष्ट लिखना है। तो प्रारूप आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सरकारी या शासकीय पत्र का। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, सरकारी पत्र किसको कहते हैं, आपने पूरा लिख दिया, वो कहानी टाइप की उसकी डेफिनेशन लिखी। महत्व और विशेषता अगर नहीं पूछते तो महत्व और विशेषता की हेडिंग न डालते हुए सीधे अगले लाइन से उसको लाइन बार उसमें लिख देना, पूरा सेंटेंस बना के लिख देना सारे पॉइंट को। ठीक है, और मान के चलिए वो रट के जाना है आपको, सिंपल सी बात है, उसका रट्टा लगाना है। अब देखिए इसका जो प्रारूप आता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पत्रांक डालेंगे। इधर आपका टॉप में आप लोग क्या लिखोगे, पत्रांक। पत्रांक हर लेटर का एक पत्रांक होता है, यानी एक नंबर होता है पत्रांक का। पत्रांक करके इसको आप लोग डैश डैश छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है इसमें लिखना, क्योंकि आपको तो सिर्फ प्रारूप बनाना है ना। प्रारूप मतलब एक फॉर्मेट बनाना है उसका। तो पत्रांक ऐसे, पत्रांक मतलब पत्र का अंक। सबसे टॉप में इस जगह पे आप लोग लिखोगे प्रेषक। प्रेषक मतलब होता है जो भेजने वाला होता है, सेंडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, प्रेषक लिखोगे। प्रेषक लिखने के बाद आप इधर कॉमा कीजिए। ठीक है, ये आपका जो भी होगा इधर कॉमा कीजिए। प्रेषक पद का नाम होता है, उसका मतलब जो भी होता है वो किस विभाग का है और किस जगह से लेटर जारी हो रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप। यानी प्रेषक करने के बाद कॉमा कीजिए, ये उसका पद नाम होगा, कॉमा, उसके बाद ये किस विभाग का है, फिर कॉमा, ये किस जगह से जारी हो रहा है, तो ये फुल स्टॉप। जैसे एग्जाम्पल, प्रेषक सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, इस प्रकार से। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद जिसको आप वो लेटर भेज रहे हो, यानी सेवा में, क्या लिखोगे आप लोग, सेवा में, कॉमा, सेम चीज, ये लाइन डालो, कॉमा करो, ये लाइन डालो, कॉमा डालो, ये करो, फुल स्टॉप। इनका बहुत महत्व है आपके लेटर में। ठीक है, कॉमा और फुल स्टॉप का, यही गलत आपके नहीं होने चाहिए। तो प्रेषक सेवा में। अब देखिए
कई ऐसे जो मतलब आपके सरकारी पत्र होते हैं जो यहाँ पे अनुभाग या विभाग का नाम लिख देते हैं इधर पे, ठीक है, जरूरी नहीं है। और यहाँ वो क्या कर देंगे, स्थान व दिनांक। तो आप लोग एक काम करना, यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, स्थान लिख दो, कहाँ जैसे वो लेटर जारी हो रहा, लिखोगे कुछ नहीं, खाली वो फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहाँ आपका दिनांक आ गया, यहाँ आपका दिनांक आ गया, सब छोड़ दीजिए, ठीक है। और कंफ्यूज मत होना, कई बार यहाँ स्थान और दिनांक लिखा होगा, कहाँ पे देखिए, सेवा में लिखने के बाद आप सीधे सीधे क्या करोगे, विषय की ओर आ जाओगे। और आपको क्या करना है, विषय इधर विषय लिखना है, यहाँ पर आपको विषय लिखना है, जो भी सब्जेक्ट है विषय डैश करके, ये आपका ये प्रारूप है, प्रारूप ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये हो गया आपका विषय। और विषय करने के बाद यहाँ कई लोगों ने स्थान व दिनांक इधर लिखा होगा, चाहो तो इधर लिख दो, चाहो तो इधर लिख दो, कंफ्यूज मत होना है, ठीक है, एक ही बात है विषय। अब देखिए जैसे यहाँ पे आया महोदय, महोदय, फिर कॉमा। अब आप जो ये भेज रहा है ये ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल की ओर से, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और वास्तविक शक्ति किसमें होती है, मंत्रिमंडल व और उसके मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, या सेंटर में प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, सेंटर में राष्ट्रपति। तो निर्देश और निदेश में अंतर है, ध्यान सुनना, निर्देश अलग चीज होती है। निर्देश तो सीधे एक प्रकार का अपने आप में क्या होता है, डायरेक्शन ऐसा करो। निदेश मतलब के बिहाफ पे, कि हम इसके बिहाफ पे ये चीज लिख रहे हैं, तो निदेश होता है। दोनों अलग शब्द हैं। निदेश जहां लिखा होगा सो निर्देश मत कर देना कॉपी में, गलत छपा करके, कोई भरोसा नहीं रहता ना आप लोगों का कभी कभी। तो देखो महोदय, सीधे सीधे नीचे लिखो, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि। अब यहां से क्या होगा, आपका जो लेटर है वो मैटर आ जाएगा, जो भी उसका मैटर है उसको छोड़ दीजिए आप लोगों को, क्योंकि फॉर्मेट बना रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं। इस प्रकार से आपका सपोज ये गया, आपका एक लाइन आपकी यहां खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे पैरा से शुरू करना है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। 2 लिखने के बाद आपको ऐसे फिर से क्या करना है, सीधे लाइन डाल देनी इस प्रकार से, और आपका सपोज दूसरा पैरा यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म। उसके बाद सपोज आपको एक और पैरा लिखना है, तो 3, हमेशा एक नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है, 2 और 3 से लिखेंगे। तो तीसरा नंबर आपने यूं डाला और इसको भी यहाँ पे एंड कर दिया, तो आपका ये लेटर यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी प्रेषक जो भेजने वाला है, सेवा में जिसको भेजा जा रहा है, उसका विषय, और कई बार यहाँ पे आपको अनुभाग वगैरह का नाम लिखा होगा, लेकिन आप सिर्फ फॉर्मेट बना रहे हैं तो ऐसे चल जाएगा। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद आप इस प्रकार से डालिए, एक आपका सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। फिर आपको दूसरा पैरा शुरू करना है, आपका ये दूसरा पैरा शुरू हो गया, ये यहाँ पे आपका दूसरा पैरा जाके खत्म हो गया, फुल स्टॉप कर दीजिए। फिर आपको कुछ और बोलना है, तीसरा पैरा है आपका, ये खत्म हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 3 पैरा खत्म हो गए, ठीक है। 4 पैरा है तो 4, 5 है तो 5। तो मैं एक लास्ट वाला पैरा इरेज मिटा देता हूँ, क्योंकि आप लोग 3 करना, क्योंकि नीचे जगह नहीं बचेगी तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। ये लास्ट वाला पैरा मैंने मिटा दिया है, ध्यान देना कि हमारे 3 पैरा थे। अब जैसे ही आपका पैरा खत्म हो गया, आपने क्या किया, लास्ट में भवदी, यानी जो भेजने वाला है, यानी जो प्रेषक है, वो इधर आप लोग क्या लिखेंगे, लास्ट पैरा जहां खत्म हुआ यहां आप लोग भवदी लिख देंगे, ठीक है। भवदी लिखने के बाद यहां पर उसके होते हैं हस्ताक्षर। हस्ताक्षर ब्रैकेट में आता है नाम और उसके नीचे आता है पदनाम। इतना होपफुली आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। यानी आपका भवदी मतलब जो भेजने वाला था, लास्ट में लिखता है वो अपने हस्ताक्षर, ब्रैकेट में उसका नाम आता है और जड़ में उसका क्या आता है, पदनाम आता है, ठीक है। इतना आपको समझ आया होगा। अब होता क्या है, ये आपका कंप्लीट एक प्रकार का क्या बन गया, प्रारूप बन गया, किसका, सरकारी या शासकीय पत्र का क्या बन गया, प्रारूप बन गया। अब इसमें क्या है, कई बार हम लोग लेटर के साथ कोई ना कोई चीज अटैच्ड करके भेजते हैं, यानी संलग्न। जैसे मैंने सपोज कहीं पे आरटीआई लगाई, ठीक है, सपोज मैं अपने तौर पे एक लेटर भेज रहा हूं और उसमें 10 रुपए का स्टाम्प लगाना पड़ता है, 10 रुपए का नोट, तो 10 रुपया उस लेटर के साथ भेज रहा हूं, तो वो संलग्नक हो गया। संलग्नक मतलब उसके साथ जो भेजा जाता है। तो लास्ट में आप चाहो तो यहां पर संलग्नक लिख दीजिए, ठीक है, संलग्नक, यानी जो हमने उसको भेज रखा है, संलग्न करके ऐसे डैश करके छोड़ देना। अब देखिए कई बार क्या होते हैं, अब संलग्नक के नीचे मैं एक और चीज लिखूंगा, कई बार क्या होते हैं, जो भवदी आपका, ये भवदी वाला क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नाम पदनाम वगैरह सब चीज आपका वहां पे कंप्लीट हो चुका है। जहां आपका पदनाम वगैरह ये कंप्लीट हो चुका होगा, इसके नीचे आना आप अपनी कॉपी में, इसी के सीध में आप यहाँ पे आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिलिपि। क्या लिखोगे, देखो यहां अगर आपको दिख रहा है तो मैं यहां लिखता हूं प्रतिलिपि,
लिपि यानी कॉपी। इस लेटर की कॉपी हमने कुछ लोगों को भेजनी है, प्रतिलिपि। ये आ गया आपका प्रतिलिपि, एक ऐसा करके डैश कर दी, यानी आपको क्या लिखना है देखो उसके नीचे प्रतिलिपि। हमने प्रतिलिपि किसको भेजनी, इस लेटर की कॉपी किसको भेजनी है, ऐसा कर दीजिए, ठीक है। तो प्रतिलिपि के आगे आप लोग को लिखोगे निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। क्या लिखोगे, निम्नलिखित को, मतलब निम्नलिखित जिसको भेज रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखोगे, निम्नलिखित को सूचनार्थ यानी उनको इन्फॉर्म करने के लिए एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, ठीक है। तो किस किस को भेजिए, एक दो नाम, एक दो मतलब नंबर डाल दीजिए, जैसे 1 2 बस 3 लिख लीजिए, ठीक है। खाली 1 2 3 नंबर डाल दीजिए, बाकी इसको छोड़ दीजिए 1 2 3। ये तो खाली एक फॉर्मेट है, ये होता है आपका कंप्लीटली सरकारी पत्र का फॉर्मेट। तो आपने क्या किया, आपने प्रेषक का नाम भेजा, प्रेषक किया, उसके बाद एक ये कौन है कॉमा, दूसरा उसका कॉमा, तीसरा ये, इसमें कुछ नहीं, किसी का नाम वगैरह मत लिख देना आप लोग, ठीक है। नाम वगैरह नहीं लिखते हैं। अगर कहीं नाम वगैरह लिखने की बारी आती है तो वहां पे ओ ब सौ या क ख ग लिखना। अब एबीसीडी मत लिख देना हिंदी के पेपर में, ठीक है। अगर ऐसा नाम वगैरह कहीं भी नहीं लिखते हैं। प्रेषक आपने लिखा, फॉर्मेट में बस इतना ही करोगे, फॉर्मेट में इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब प्रेषक लिखा आपने, सेवा में इस प्रकार से कॉमा कॉमा फुल स्टॉप, विषय जो भी है महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप इसको कंप्लीट करो। एक सेंटेंस है आपका कंप्लीट, सेकंड सेंटेंस के लिए आप पहले के लिए नंबर नहीं डालते हैं, कंप्लीट, थर्ड के लिए कंप्लीट, फोर्थ के लिए कंप्लीट। उसके बाद जो जिसने भेजा है उसका भवदी, उसका हस्ताक्षर, ब्रैकेट में नाम लिखना और नीचे पदनाम, नाम वगैरह नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट ऐसे ही करना है जैसा मैंने छाप रखा है। संलग्नक जो है प्रतिलिपि हमने किस किस को आवश्यक सूचनार्थ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की, वो आपको नंबर दिखाना है, ठीक है। ये रहता है आपका एक प्रकार का कौन सा लेटर, सरकारी पत्र। सरकारी पत्र का अपने आप में जो फॉर्मेट होता है वो ये कंप्लीटली क्या रहता है, सरकारी पत्र का फॉर्मेट। हो सकता है आपको यहां न दिख रहा हो प्रतिलिपि, एक बार फिर से मैं इसको रफली बना देता हूं, 2 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको कंप्लीट करोगे तो उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको तुरंत क्लोज कर देंगे, ठीक है। तुरंत देखो कैसा करना है। यहां आपने क्या किया, पत्रांक रफली बना दिया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, दिनांक, स्थान व दिनांक, ठीक है। ये आपका हो गया। आपने यहां से भेजा प्रेषक, यहां क्या भेजा, प्रेषक भेजा, 1 2 तीसरा फुल स्टॉप। सेवा में जिसको हम लोग भेज रहे हैं, सेवा में ये आपका कॉमा कॉमा फुल स्टॉप। उसके बाद यहाँ सीधे सीधे क्या लिखना है आपको, विषय लिखना है। विषय करके ये यहाँ आपको महोदय, फिर कॉमा, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, उसके बाद 2 3 वगैरह। लास्ट में इधर आपको क्या दिखा देना है, भवदी दिखा देना है। और प्रतिलिपि जिसको आप लोग भेजेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सरकारी पत्र का प्रारूप हो जाएगा। तो ओवरऑल इस क्लास में आपको समझने को क्या मिला, एक तो सरकारी पत्र की डेफिनेशन क्या होती है, वे पत्र जो सरकार के कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजे जाते थे, जिसमें सरकार के किसी नीति निर्णय, समस्या समाधान से संबंधित विषय वस्तु होते हैं, सरकारी पत्र कहलाते हैं। ये एक निश्चित ढांचे में झल्ले होते हैं तथा इनकी विषय वस्तु जो होती है क्या होती है, तथ्यपरक, सुसंगत व सर्वथा शुद्ध होती है। तो ऐसे सारे पत्र सरकारी पत्र कहलाते हैं। इनके महत्व के बारे में आपने पढ़ा और इनकी विशेषताओं के बारे में आपने पढ़ा। साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा, इसके बारे में जो एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, वो जो चीजें आती हैं वो कौन सी चीजें आती हैं इनके एक्स्ट्रा में, इसके प्रारूप के बारे में। लास्ट जो क्वेश्चन आता है, 1 मिनट इसको सुन लेना। वो जो क्वेश्चन आपका आता है वो क्या आ सकता है कि आप किसी विभाग में इस पद पे, ये सचिव पद पे कार्यरत हैं और आपको इसको एक पत्र लिखना है और इस बारे में अवगत कराना है। जैसे एक डेमो में आपको बताता हूं, आपसे कहा आप सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग में उत्तराखंड शासन में हैं, ठीक है। ऐसा कहेगा कि आप सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग उत्तराखंड में हैं। आपको मौसम विभाग द्वारा दिनांक की इतने को की गई भारी बर्फबारी या के संदर्भ में या शीतलहर के संदर्भ में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त जिलाधिकारियों से एक प्रकार की रिपोर्ट मांगनी है। इसके लिए एक सरकारी या शासकीय पत्र तैयार कीजिए। ऐसा आया, आपने क्या किया, आपने प्रेषक, आपने क्या लिख दिया इस प्रकार, जो प्रेषक होगा सचिव, ठीक है। प्रेषक कौन है, सचिव। जैसे सीधे यहां से भेजा प्रेषक, ठीक है। नाम सचिव का नाम आता था, सचिव जो भी है सचिव, ये इस प्रकार से सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास उत्तराखंड शासन, उसी तरीके से, ठीक है। सेवा में, ये सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड, ये राज्य समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड। विषय,
मौसम विभाग द्वारा की गई मतलब मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान के तहत दिनांक की इतने को की गई भारी बर्फबारी के संदर्भ में जिलाधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना मांगने विषयक। यहाँ से महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मौसम विभाग द्वारा जो इतने तारीख को एक प्रकार की क्या की गई पूर्व चेतावनी दी गई है बर्फबारी वगैरह के संदर्भ में, आपके स्तर पे जिलाधिकारी के स्तर पे जितनी भी उसके लिए पूर्व में तैयारियां की गई हैं उसके संदर्भ में शासन को दिनांक की इतने तक का अवगत कराने का कष्ट करें। बस हो तो गया, लास्ट में बहुधी उसी का नाम, यहाँ प्रतिलिपि 2-3 लोगों को भेज दोगे। उसका फॉर्मेट आपको कैसे देखना है, जो किताब मैंने आपको सजेस्ट की थी उसमें या इंटरनेट में 3-4 तरीके के सरकारी पत्र देख लेना। उम्मीद करना कि क्वेश्चन डायरेक्ट यही आए, सरकारी पत्र किसको कहते हैं, एक प्रारूप बनाइए। तो आप इतना करते हैं तो आपके 50 नंबर का काम हो गया। अब हम अर्ध सरकारी पत्र अगली क्लास में देखेंगे, परिपत्र वगैरह हम अगली क्लास में देखते हैं, ठीक है। इनमें से एक आएगा, होपफुली आपकी पहली क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।